दोस्तों आज हम बात करेंगे 2007 में रिलीज हुई मूवी नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन की। इस मूवी ने टोटल 4 ऑस्कर जीते हैं और इसकी करंट IMDb रेटिंग 8.2 है। ये मूवी एक नोवेल पर बेस्ड है जिसका नाम भी नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन ही था। कहानी अमेरिका के टेक्सास स्टेट की है। कहानी शुरू होती है टाउन के शेरिफ एड टॉम की आवाज के साथ। वो अपनी प्रेजेंट जनरेशन और उसके ग्रैंडफादर की जनरेशन के शेरिफ्स को कंपेयर करते हुए कहता है कि कैसे ओल्ड टाइम्स में कोई शेरिफ मोस्ट ऑफ द टाइम गन कैरी ही नहीं करता था, क्योंकि उस समय इतने सीरियस क्राइम्स होते ही नहीं थे। इसी समय नेक्स्ट सीन में एक पुलिस ऑफिसर एक क्रिमिनल को अरेस्ट करके पुलिस कार में स्टेशन की ओर जाता है और ये क्रिमिनल है एंटन। उसके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर टाइप का वेपन होता है जिसका पता हमें मूवी में आगे चलेगा। स्टेशन में वो ऑफिसर उसके सुपीरियर को अरेस्ट रिपोर्ट दे ही रहा होता है, तभी एंटन पीछे से आकर हैंडकफ से ही उस पुलिस ऑफिसर को गला दबाकर मार देता है। वो यहाँ से उसकी कार लेकर चला जाता है। रास्ते में वो कार चेंज करने के लिए एक दूसरी कार को रोकता है और उस ऑक्सीजन सिलेंडर वाले वेपन से उस ड्राइवर के सर में होल करके उसे मार देता है। दोस्तों ये ऑक्सीजन सिलेंडर टाइप का वेपन एक्चुअली एक कैप्टिव बोल्ट स्टनर होता है जिसे एनिमल फार्म में एनिमल्स को मारने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारा हीरो जॉश ब्रॉलिन एस लेवलिन दिखता है। वो डेजर्ट में हंटिंग कर रहा है और हंटिंग करते हुए उसे एक इंजर्ड डॉग की ब्लड ट्रेल दिखती है। ब्लड को फॉलो करते हुए वो कुछ कार्स के पास पहुंचता है। पास जाने पर देखता है कि बहुत सारे गैंगस्टर्स की डेड बॉडी वहां पड़ी है, जैसे कि इन लोगों ने आपस में शूटिंग करके खुद को मार दिया हो। वो समझ जाता है कि ये फाइट ड्रग डीलर्स के बीच हुई है। थोड़ा सर्च करने पर एक पिकअप ट्रक में उसे एक घायल आदमी मिलता है जो उसे स्पेनिश में पानी मांगता है। लेवलिन समझ जाता है पर उसके पास पानी नहीं होता और वो उसे पानी देने से मना कर देता है। लेवलिन उसकी मशीन गन को चुरा लेता है। उसे ट्रक के पीछे ड्रग्स के पैकेट भी दिखते हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होता। वो फिर उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि इस फाइट में कोई तो जिंदा बचा होगा, लेकिन वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता। तो लेवलिन अपने से ही उस आदमी को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लेवलिन एक वेपन एक्सपर्ट होने के साथ साथ एक अच्छा हंटर भी है। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे वो आदमी मिल भी जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से वो आदमी अब तक मर चुका है। लेवलिन उसके पास रखा एक ब्लैक ब्रीफकेस जो कि पैसों से भरा है और उसकी एक गन को ले लेता है। अब हमारा हीरो पैसा लेकर घर पर आ जाता है, लेकिन रात में सोते समय उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसने उस आदमी को पानी नहीं पिलाया था। तो अब लेवलिन उठकर एक पानी से जार भरने लगता है और अपनी कार पर बैठकर वापस उस साइड तक पहुंचता है जहां वो आदमी था। लेवलिन वहां पहुंचकर अपनी कार को कुछ दूर ऊंचाई पर छोड़ देता है जहां से वो उसे देख सके। फिर पैदल ही पानी लेकर उस आदमी के पास जाने लगता है। पिकअप का डोर खोलने पर वो देखता है कि किसी ने इस आदमी को गोली मार दी है। इसे देखते ही लेवलिन डर जाता है और तभी वो देखता है 2 आदमी उसकी कार को पंचर कर रहे हैं। फिर वो कार में बैठकर लेवलिन का पीछा करते हैं और लेवलिन पर कई सारी गोलियों की फायरिंग करते हैं। किसी तरह लेवलिन नदी तक पहुंचकर उनसे पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन इसी दौरान लेवलिन को शॉटगन के कुछ छर्रे भी लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एंटन एक पेट्रोल स्टेशन पर कैशियर से बात कर रहा होता है। उस कैशियर के बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर के कारण एंटन ये डिसाइड करता है कि वो उसे मार देगा, लेकिन वो उसे यूं ही नहीं मारना चाहता। वो उसे एक चांस देना चाहता है। इसके लिए वो एक जेब से सिक्का निकालता है और कैशियर को हेड और टेल चूज करने के लिए बोलता है, जिसमें कैशियर हेड चूज करता है और वो जीत जाता है। इसीलिए एंटन उसे जीने देता है। दोस्तों यहाँ एंटन सिक्के का इस्तेमाल क्यों करता है हमें ये बात कहानी के लास्ट में पता चलेगी। तब घायल लेवलिन अपने घर पहुंच जाता है और वो उसकी वाइफ को उसकी माँ के घर जाने के लिए कहता है। वो ये जानता है कि उसकी कार की नंबर प्लेट से पुलिस और वो गैंगस्टर्स दोनों ही उसके घर का पता लगा लेंगे। अब उन दोनों गैंग्स में से एक गैंग एंटन को हायर करता है पैसों को ढूंढने के लिए। वो एंटन को ये भी बताते हैं कि उस बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिसे वो ट्रैकर की सहायता से ढूंढ सकता है। ट्रैकर के मिलते ही एंटन उन दोनों आदमियों को भी मार देता है क्योंकि वो भी पैसों के पीछे होता है। दूसरी ओर पुलिस भी किलिंग साइट पर लेवलिन की कार और सारे किलर्स की डेड बॉडी को ढूंढ लेती है। एंटन नंबर प्लेट का यूज करके लेवलिन के घर पहुंच जाता है। यहाँ उसे फोन बिल के सिवा कुछ नहीं मिलता। वो फोन बिल को अपने पास रखता है फर्दर यूज के लिए और एंटन के जाने के बाद वहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को टूटे गेट के सिवा कुछ नहीं मिलता। अब लेवलिन एक होटल में रूम ले लेता है और उस रूम की ऐसी लाइन में ब्रीफकेस को छुपा देता है। वो एक गन शॉप में जाता है और एक शॉटगन ले आता है। अब वो अपने होटल वापस पहुंचकर एक दूसरा रूम जो पहले वाले रूम के पीछे वाला रूम होता है उसे ले लेता है ताकि अगर कोई वहां आए तो उसे पता चल जाए। इन दोनों रूम की ऐसी लाइन भी कॉमन होती है, तो वो पीछे वाले रूम में जाकर वहां से ब्रीफकेस को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ट्रैकर का यूज करके एंटन वहां पहुंच जाता है। एंटन ये देखता है कि लेवलिन के रूम में पहले से ही मैक्सिकन गैंग के 3 लोग बैठे हैं। एंटन उन तीनों को मार देता है, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर लेवलिन वहां से बैग लेकर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है कार्सन की। उसे वही गैंग हायर करती है जिसने एंटन को हायर किया था। कार्सन एंटन को उसके काम करने के तरीके को अच्छी तरह से जानता है। अब वो भी पैसों के पीछे लग जाता है, बट यहाँ दिखाया गया है कि कार्सन एक रीजनेबल पर्सन है। अब तक यहाँ लेवलिन एक दूसरी होटल में पहुंच चुका होता है और सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे नींद नहीं आती।
उसे ये समझ नहीं आता कि उन लोगों ने उसे ढूंढा कैसे, तो वो बैग को चेक करने लगता है। बैग को चेक करने पर उसे उसमें एक ट्रैकर मिलता है। अब लिवलिन समझ जाता है कि उसका पीछा हो रहा है, लेकिन तब तक ट्रैकर का यूज करके एंटोन वहां फिर पहुंच जाता है। लिवलिन भी रेडी रहता है। दोनों तरफ से एक एक शॉट फायर होता है। लिवलिन खिड़की से कूदकर भाग जाता है, लेकिन पीछे से एंटोन लगातार फायर करता रहता है। इसी दौरान लिवलिन को पेट में गोली लग जाती है। लिवलिन एक कार को रुकवाता है और उसमें बैठ जाता है, लेकिन एंटोन दूर से ही उस कार के ड्राइवर को गोली मार देता है और वो कार क्रैश हो जाती है। लिवलिन रोड के दूसरे किनारे जाकर छुप जाता है। जब एंटोन वहां आता है तो वो उसे पीछे से गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोन समझ जाता है और डॉज कर जाता है। लेकिन यहाँ एंटोन को हम देखते हैं पाँव में गोली लग जाती है, इसीलिए एंटोन वहां से भाग जाता है। लिवलिन अब बहुत घायल होता है। वो बॉर्डर स्टेशन के पास जाता है। लिवलिन ये जानता है कि बॉर्डर एरिया के पास क्रिमिनल एक्टिव नहीं होते। वो ब्रिज के नीचे नदी के पास ब्रीफकेस को घनी घास में फेंक देता है ताकि वो हॉस्पिटल जा सके, और ड्रंक होने का नाटक करके वो बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। बट कुछ ही दूर जाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उठने पर लिवलिन बैंड के कुछ लोगों को पैसे देता है ताकि वो उसे हॉस्पिटल ले जाए। वहीं आगे हम देखते हैं कि एंटोन अब खुद का इलाज कर रहा है। वो खुद ही अपने पाँव में लगी गोली को परफेक्शन के साथ निकाल देता है, जैसे कि उसने ये कई बार किया हो। हॉस्पिटल में लिवलिन की आंखें खुलने पर वो कार्सन को उसके पास बैठा देखता है। वो उसे एंटोन का नाम बताता है और कहता है कि एंटोन तुम्हें कभी भी ढूंढ सकता है, मैंने तो तुम्हें 3 घंटे में ही ढूंढ लिया। इसी कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि लिवलिन एक आर्मी वेटरन है जो वियतनाम वॉर में था। कार्सन उसे कहता है कि पैसे उसे वापस दे दे, वरना वो उसे एंटोन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो उसे ये भी बताता है कि एंटोन का नेक्स्ट टारगेट उसकी वाइफ होगी, वो उसे ओडिशा में जाकर मार देगा। कार्सन उसे सोचने के लिए कुछ टाइम देता है और वहां से चला जाता है। आगे कार्सन लिवलिन के ट्रैक को पढ़ते हुए उस बैग को घास में ढूंढ लेता है, लेकिन वो उसे लेने नहीं जाता। वो ये डिसाइड करता है कि पहले वो एंटोन का चैप्टर क्लोज करेगा और उसके बाद पैसे लेने आएगा। कार्सन अब सीधे ही होटल चला जाता है, जहाँ उसके पीछे पीछे एंटोन भी पहुंच जाता है। कार्सन उसे समझाता है कि वो उसे पैसे दे देगा और उसे पैसों की लोकेशन भी पता है, लेकिन वो उसे मारे नहीं। बट एंटोन बोलता है कि पैसों को वो ढूंढ ही लेगा। तभी फोन रिंग करता है और एंटोन कार्सन को मार देता है। ये फोन लिवलिन का है और एंटोन उसे कहता है कि उसने कार्सन को मार दिया है और अब नेक्स्ट वो उसकी वाइफ को मारने ओडेसा जाएगा। उसे ये पता है जबकि कि वो हॉस्पिटल में है। वो लिवलिन को एक ऑफर देता है। कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ की जान बख्श दूंगा अगर तुम पैसे लेकर मेरे पास आ जाओ, लेकिन लिवलिन नहीं मानता और उसका फोन काट देता है। अब लिवलिन फिर से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका चला जाता है। लिवलिन जाकर उस घास में रखे बैग को ढूंढ लेता है। फिर वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। इस कॉल पर वो उसकी वाइफ को मिलने बुलाता है ताकि वो उसे पैसे देकर एक प्लेन में बैठा सके और उसकी वाइफ के जाने के बाद वो एंटोन को मार सके। यहाँ एंटोन उस माफिया बॉस के रूम में जाकर उसे भी मार देता है जिसने कार्सन को हायर किया था, क्योंकि उसने दूसरी ड्रग गैंग को भी रिसीवर दे दिया है जिससे पैसे जल्दी से मिल जाए। अब लिवलिन की वाइफ लिवलिन से मिलने जा ही रही है। रास्ते में उसे दूसरी मैक्सिकन ड्रग गैंग बॉयज फॉलो करते हैं। वो चालाकी से कार्ला की मां से लिवलिन का एड्रेस निकलवा लेते हैं और उधर कार्ला शेरिफ को कॉल करके उन्हें भी लिवलिन का एड्रेस दे देती है। यहाँ होटल के पास फिक्स्ड एड्रेस पर लिवलिन उसकी वाइफ का वेट कर रहा है और उधर दूसरी तरफ शेरिफ कार से होटल पहुंच ही रहे हैं। तभी शेरिफ देखता है कि होटल से बाहर कुछ मैक्सिकन शूट आउट करते हुए भाग रहे हैं। शेरिफ कार की स्पीड तेज करके होटल पहुंचकर देखता है कि लिवलिन को उन लोगों ने मार दिया है और पैसे लेकर भाग गए हैं। लिवलिन की बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद शेरिफ देर रात फिर क्राइम सीन पर वापस जाता है। यहाँ वो देखता है कि किसी ने सेम तरीके से लॉक को तोड़ा है जैसे लिवलिन के घर का लॉक टूटा हुआ था। वो समझ जाता है कि ये लॉक एंटोन ने ही तोड़ा है। कुछ देर सोचने के बाद गन हाथ में लेकर शेरिफ रूम के अंदर जाता है और सब चेक करने लगता है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता और वो बेड पर बैठ जाता है। शेरिफ ऐसी लाइन के पास देखता है कुछ वॉल्स खुले हैं और कुछ निशान लगे हैं। इसका मतलब लिवलिन ने पैसे यहीं छुपाए थे। अब शेरिफ एक ओल्ड कलीग से मिलने गया है। वो बंदा व्हील चेयर पर होता है। उनके बीच हुई बात से पता चलता है कि एक क्रिमिनल ने उसे गोली मारी थी और अब वो क्रिमिनल जेल में मर गया है। उसका ये फ्रेंड कहता है कि शेरिफ की वाइफ से उसे पता चला है कि वो जॉब छोड़ने वाला है और उसे ये नहीं करना चाहिए। वो शेरिफ को उसके अंकल की दर्द स्टोरी सुनाता है जिसका मर्डर कुछ लोगों ने मिलकर कर दिया था, और वो शेरिफ से कहता है कि ये कंट्री पहले भी ऐसी ही थी, इसके बारे में हम कुछ और नहीं कर सकते। आखिरी सीन में कार्ला उसकी माँ के फ्यूनरल से लौट रही है। घर आने पर वो देखती है कि एंटोन एक चेयर पर बैठा है। कार्ला उसे कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है, पर एंटोन वहाँ लिवलिन से किए प्रॉमिस के कारण उसे मारने आया है। कार्ला उसे नहीं मारने की विनती करती है, पर एंटोन कार्ला से कहता है कि वो एक कोड के साथ जीता है। वो उसे नहीं मारेगा तो एक कमजोर आदमी बन जाएगा और ये वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो कार्ला को ये भी बताता है कि उसने लिवलिन को एक चांस दिया था कार्ला की जान बचाने का, बट लिवलिन नहीं माना, तो अब वो क्यों पीछे हटे। बट फिर वो कार्ला को एक लास्ट चांस देने के लिए अपनी जेब से एक सिक्का उछालता है और कार्ला को चूज करने को कहता है। यहाँ अगर कार्ला जीत जाती है तो एंटोन उसे छोड़ देगा, लेकिन कार्ला ऐसा करने से मना करती है। वो एंटोन से कहती है कि तुम इस कॉइन के पीछे छुपकर लोगों को मारते हो,
ये कॉइन नहीं तुम हो जो डिसाइड करता है कि किसको मारना है और किसको जिंदा छोड़ना है। इसके बाद एंटोन कार्ला के घर से बाहर निकलते हुए दिखता है और वो उसके जूतों को चेक करता है कि कहीं खून तो नहीं लगा। इसका मतलब उसने कार्ला को भी मार दिया है। आगे कार्ला के घर से जाते हुए एंटोन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंटोन बहुत सोच में डूबा होता है कार्ला की बातों को सुनकर, और कार्ला के सिक्के में हेड और टेल्स ना चूज करने की वजह से उसे खुद ही कार्ला को मारना पड़ा था। यहाँ घायल होने की वजह से एंटोन कार से निकलकर भाग जाता है। दोस्तों, इस मूवी में भले ही शेरिफ का स्क्रीन टाइम सबसे कम था, लेकिन इस मूवी का नाम ही शेरिफ की थिंकिंग पर बेस्ड है। शेरिफ इसलिए रिटायर होना चाहता है क्योंकि क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लोग किसी को भी मारने से पहले ज्यादा नहीं सोचते, जबकि जब वो यंग था और उससे पहले की जनरेशन वाले शेरिफ हार्डली ही गन कैरी करते थे। तो अब हमारे शेरिफ का मानना है कि ओल्ड पीपल के लिए क्राइम्स बहुत बड़ी बात है, जबकि यंग जनरेशन के लिए और नई जनरेशन के लिए अब ये क्राइम्स आम बात हो गई है। और इसलिए राइटर ने शेरिफ के पर्सपेक्टिव से इस मूवी और ओरिजिनल नॉवल को नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन नाम दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।